देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद दोस्तों, जाने के सबसे पहले सबसे बड़ी खबर को बताएंगे। एक और अजीत पवार के प्लेन हादसे को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के बहुमत के आंकड़े को दिन दहाड़े कब्जा करने की कोशिश करते हुए अगवा करने की बड़ी कोशिश की गई है। दोस्तों बताएंगे 12 से 15 लोग नकाबपोश 4 से 6 गाड़ियों में सवार होकर कांग्रेस पार्टी के चुने गए पार्षदों को कब्जा करने के लिए अगवा करने के लिए पहुंचे दोस्तों, जिसके बाद अचानक से पहुंच गए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और हुआ जोरदार तरीके का बवाल। बताएंगे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाल बाल बचाई है अपनी सरकार। बताएंगे कहां पर कांग्रेस पार्टी के बहुमत के आंकड़े को चुराने के लिए अगवा करने के लिए गुंडे भेजे गए थे। दोस्तों जी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अपने कार्यकर्ताओं के लाव लश्कर के साथ कांग्रेस के नेता पहुंच गए सीधा थाने। बताएंगे कौन कौन से बीएलओ के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। दोस्तों जी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी फिर से एक बड़ी यात्रा निकालने जा रही है दोस्तों, जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों शामिल होंगे, लेकिन नेतृत्व किसका होगा इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में यूजीसी के नियम को वापस किए जाने के बाद अब बहुसंख्यक समाज के लोग मैदान में उतर आए हैं। दोस्तों बताएंगे बहुजन समाज ने कहां पर किया है जोरदार तरीके का आंदोलन और यूजीसी वापस लाओ के लगने लगे हैं नारे के करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिन दहाड़े कांग्रेस पार्टी के चुने गए 2 दर्जन से ज्यादा पार्षदों को अगवा करने की कोशिश महाराष्ट्र राज्य के अंदर एनडीए गठबंधन की सरकार और बीजेपी सरकार के कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के संकेत देता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर 15 जनवरी को कुछ दिनों पहले चुनाव करवाए गए थे महानगर पालिका में, जिसमें से एक सीट थी चंद्रपुर की सीट। दोस्तों चंद्रपुर महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करते हुए सत्ता हासिल कर ली, यानी कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जबरदस्त तरीके की जीत हासिल कर ली। दोस्तों कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सबके सामने उभर कर सामने आई। दोस्तों कांग्रेस पार्टी को 66 में से टोटल 27 सीटों पर जीत मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 24 सीटों पर जीत मिली है दोस्तों, और बहुमत का आंकड़ा 34 है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को केवल एक काम करना था, अपने सहयोगी से दोबारा से हाथ मिलाना था, यानी उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाकर बहुमत हासिल कर लेते। इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय वेट्टीवार महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचते हैं दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन करने का प्रस्ताव रखा जाता है और दावा किया जाता है कि चंद्रपुर के अंदर क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास 6 पार्षद है, तो अगर कांग्रेस पार्टी के 27 को 6 और उद्धव ठाकरे के पार्षदों का समर्थन मिल जाए तो आंकड़ा 33 पर पहुंच जाएगा, यानी बहुमत से केवल एक कम रहेगा और निर्दलीय का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को मिला ही हुआ है, तो कांग्रेस खुद का मेयर यहां पर बना लेगी और इसके एवज में उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोगों को स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा, और इस बात पर मोहर लग गई दोस्तों। उसके बाद अब चंद्रपुर महानगर पालिका के अंदर सरकार बनाने को लेकर, मेयर बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई दोस्तों। लेकिन बीते दिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसकी चर्चा पूरे देश भर के अंदर शुरू हो गई। महाराष्ट्र के अंदर मेयर चुनाव की गहमा गहमी के बीच में वर्धा जिले के अंदर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई दोस्तों। बीते दिन कांग्रेस पार्टी के सारे जीते हुए उम्मीदवार यानी जीते हुए पार्षद वर्धा जा रहे थे, जहां पर उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था मेयर चुनाव को लेकर। ऐसे में दोस्तों जब समृद्धि एक्सप्रेस के पास येल केली टोल प्लाजा के पास वर्धा जा रही बस को 4 से 5 गाड़ियां या उससे ज्यादा लगभग 6 गाड़ियां थी, 4 से 6 के आसपास गाड़ियां थी जो आकर बस को चारों तरफ से घेर लेती है दोस्तों। इसके बाद इन गाड़ियों में से 20 नकाबपोश लोग बाहर निकलते हैं, यानी 20 गुंडे बाहर निकलते हैं और बस को चौतरफा घेर लिया जाता है और 17 से 20 पार्षद जो इस बस में बैठे हुए थे उनको अगवा करने की कोशिश की जाती है, उनको कहीं और ले जाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद इन नकाबपोश गुंडों का विरोध करते हुए पार्षदों ने नारे लगाने शुरू कर दिए दोस्तों, काफी धक्का मुक्की हुई। कुल मिलाकर जबरदस्त तरीके का बवाल हुआ। इस तरफ से 17 से 20 पार्षद थे, उस तरफ से नकाबपोश 20 गुंडे आए हुए थे दोस्तों, और बस को अगवा करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि पार्षदों के विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आनन फानन में स्थानीय कार्यकर्ताओं को बुला लिया दोस्तों, और इसके बाद स्थानीय कार्यकर्ता भी भारी संख्या में टोल प्लाजा के पास पहुंच गया और उसके बाद आधे घंटे के बाद इन सारे लोगों को मारकर भगाया गया दोस्तों। आपको बता दें कि जोरदार तरीके का बवाल हुआ। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक पार्षद राजेश अडूर ने इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज करवाई है दोस्तों। मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे, झड़प हुई। पुलिस ने जैसे ही मौके पर पहुंचने की कोशिश की दोस्तों, पुलिस की गाड़ी आता देख सारे गुंडे यहां से भाग गए। हालांकि जमकर इनकी पिटाई भी हुई है। अब इस पूरे मामले पर 16-17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है दोस्तों। आईपीसी की धाराओं के तहत अपहरण का प्रयास करने के मामले पर यह केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि मेयर चुनाव में उनकी सत्ता को रोकने के लिए इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता विजय वेट्टीवार ने कहा कि कॉर्पोरेटर्स को किडनैप करके ये लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, तोड़ फोड़ की राजनीति से ऊपर जाकर अब खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। पूरे बस को अगवा करने की एक बड़ी कायराना हरकत की गई, जिसको पूरी
पूरी तरीके से निस्तनाबूद, पूरी तरीके से फेल कर दिया गया है। कुल मिलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अचानक से मौके पर पहुंचने के बाद स्थिति पूरी तरीके से पार्षदों के समर्थन में हो गई। दोस्तों, इससे एक बात पता चल रहा है कि महानगर पालिका की एक एक मेयर के सीट को लेकर इतना बवाल जारी है दोस्तों की गुंडे भेज भेज कर लोगों को अगवा करने की कोशिश की जा रही है, पूरा का पूरा बस हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोगों को इस पूरे मामले पर सही से जांच पड़ताल करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन है इस तरीके के पूरे षड्यंत्र के पीछे दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का यहां पर डायरेक्ट मुकाबला चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिनकी एक दिन पहले राहुल गांधी जमकर तारीफ करते हुए कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ऐसे प्रदेश के अध्यक्ष है जो 24 घंटे सक्रिय रहते हैं, 24 घंटे पार्टी के हित में काम करते रहते हैं और ऐसे नेताओं की पावर बढ़ाना जरूरी है। मध्य प्रदेश के नेताओं को लेकर राहुल गांधी ने बैठक की थी और बैठक के दौरान इस तरीके के संकेत दिए थे कि आने वाले दिनों के अंदर मध्य प्रदेश अध्यक्ष के और ज्यादा पावर को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जीतू पटवारी जैसे नेता अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी SIR के नाम काटने के मामले को लेकर BLO और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए सीधा राजेंद्र नगर थाना पहुंच गए। और इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश की जनता से आग्रह किया कि नरेंद्र मोदी, निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर रही है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वह चुनाव आयोग के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। SIR को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश और देश के संगठन की ओर से हर मंत्री को, बीजेपी के मंत्री को ड्यूटी लगाई गई है कि वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने समर्थकों का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के नाम काटे, और हम लोग इस पूरे मामले पर किसी का नाम ना कटे, इसलिए मैदान में उतरे हुए हैं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और BLO की मिली भगत से कई हजार लोगों के नाम अब तक एक एक विधानसभा के अंदर काटे जा चुके हैं और 4 दिनों तक कांग्रेस पार्टी अलग अलग थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाएगी और सबूत सौंपेगी। इसके बाद थाना के जो अध्यक्ष है वो बोल रहे हैं कि हम लोग जांच पड़ताल सही से करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि क्या BLO और बीजेपी के लोग मिलकर लोगों के नाम काट रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर कई तरीके के सबूत पेश किए हैं। राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल काम करने का तरीका एक ही है, यानी जो मोडस ऑपरेंडी है काम करने का वो एक ही है। दोस्तों, फिलहाल राजेंद्र नगर थाने में रोज नामचे में पूरी घटना को अंकित करते हुए एक पर्ची दे दी गई है। कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही है कि पूरे प्रशासन के ऊपर बीजेपी का दबाव है, लेकिन थाना के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि वो जरूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर BLO पर क्या बीजेपी का दबाव है, क्या दबाव में BLO बीजेपी के फॉर्म 7 पर कदम उठा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई कोई कार्रवाई की जाती है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने असम में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। दोस्तों, इसके तहत पार्टी ने एक बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी राज्य के अंदर ज्यादातर जिलों से होकर गुजरने वाली एक मेगा यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा फरवरी माह में शुरू होगी, फरवरी महीने में शुरू होगी और सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बार यात्रा का नेतृत्व पार्टी के असम के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई करेंगे, जो सांसद भी हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ संसद भवन में काम करते हैं, यानी लोकसभा में उपनेता के तौर पर काम करते हैं। और इस बार हिमंत विश्व शर्मा के सामने इनकी सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, देखते हैं किस तरीके का असम का इलेक्शन होता है। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC के नए नोटिफिकेशन पर रोक लगाने का जो फैसला लिया, उसके बाद अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची पर दबाव बनाने के लिए अब जनता मैदान में उतर रही है। दोस्तों, UGC नोटिफिकेशन को वापस करने की मांग को लेकर जगह जगह पर जोरदार तरीके का प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर सवर्ण समाज के लोगों ने जहां जहां पर विरोध किया, वहां पर SC ST और OBC समाज के लोग यानी बहुजन समाज के लोगों ने एक साथ मोर्चा खोला है और जोरदार तरीके का आंदोलन किया है। दोस्तों, कलेक्ट्रेट के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए सरकार का विरोध जताते हुए UGC नियम को वापस लाने की मांग की गई है। सतना के अंदर भी UGC के नए बैन लगाने के फैसले का विरोध किया गया है और नोटिफिकेशन को वापस लाने की मांग की गई है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी जोरदार तरीके से भारी भीड़ देखने को मिली। दोस्तों, अशोकनगर से लेकर सागर जिले के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर ये रैलियां चलती रही। अकेले मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों के अंदर अब UGC नोटिफिकेशन को वापस लाने की मांग को लेकर बहुजन समाज के लोग मैदान में कूदे हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सवर्ण समाज की मांग को मानते हुए जिस तरीके से बैन लगाया गया, अब बहुजन समाज के लोग अपने न्याय की मांग के लिए मैदान में उतर रहे हैं, तो इस पर मीडिया वाले दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, यानी मीडिया वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कोशिशें जरूर कर रहे हैं कि आंदोलन को दबाया जाए, लेकिन हकीकत धीरे धीरे करके उभर के सबके सामने आ ही जाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने असम को लेकर एक दावा करते हुए कहा कि असम के अंदर तकरीबन 64 लाख घुसपैठी हैं और 7 जिलों के अंदर घुसपैठियों का बहुमत है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य को बंदूक, गोली, संघर्ष और युवाओं की मौत के अलावा कुछ नहीं दिया। बीजेपी के नेता अमित शाह असम के दौरे पर थे दोस्तों। चुनाव प्रचार के दौरान डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से जो बयान दिया जाता है असम के अंदर, उसी का एक लाइट वर्जन वाला बयान अमित शाह के द्वारा दिया गया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर 64 लाख घुसपैठी असम के अंदर मौजूद है तो 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या कांग्रेस पार्टी उन घुसपैठियों को बाहर निकालेगी? अभी ताजा जो आंकड़े मिले थे दोस्तों, उससे पता चला था कि बीजेपी सरकार में 2014 से लेकर 24 के बीच में तकरीबन 3500 से 4000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया। यानी दोस्तों एक साल के अंदर मात्र 400-500 लोगों को डिपोर्ट किया गया, अपने देश बांग्लादेश भेजा गया, घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। जबकि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान 2005 से लेकर 13 के बीच में 88,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया था। बांग्लादेशियों को कांग्रेस पार्टी ने 88,000 की संख्या में वापस भेजा था दोस्तों, लेकिन बीजेपी की सरकार केवल 4000 घुसपैठियों को वापस भेज पाई है, और वो भी दोस्तों तकरीबन 10 साल में। जितना बीजेपी के लोगों ने 10 साल में घुसपैठियों को वापस नहीं भेजा, उतना कांग्रेस पार्टी की सरकार ने केवल 6 महीने के अंदर बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया था। यानी एक साल में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के 10 साल से डबल लोगों को बांग्लादेश भेज दिया था, वो भी केवल एक ही साल के अंदर। यानी बीजेपी के 10 साल में वो नहीं हुआ जो कांग्रेस पार्टी के केवल 6 महीने की सरकार में हुआ था। इससे पता चलता है कि घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस पार्टी का एजेंडा एकदम क्लियर था दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के टाइम में बांग्लादेश के साथ में भारत के संबंध भी अच्छे हुआ करते थे, और भारत और बांग्लादेश आपस में बातचीत करके बड़ी संख्या में लोगों को एक्सचेंज कर लिया करते थे दोस्तों। और भारत से जो बांग्लादेशी वापस भेजे जाते थे तो बांग्लादेश उसको आराम से स्वीकार भी करता था। लेकिन अब तो बांग्लादेश के साथ में भी संबंध खराब हो गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह को कोरे कोरे ज्ञान देने से बेहतर कुछ करके दिखाना चाहिए, गृह मंत्रालय के पोस्ट पर पिछले 6-7 साल से कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के इंटरनल सिक्योरिटी पर काम करे। अगर 64 लाख बांग्लादेशी भारत के अंदर आ गए हैं तो इन्हें बाहर करने के लिए क्या राहुल गांधी असम में दूरबीन लेकर घूमेंगे और पता करेंगे कि कौन बांग्लादेशी है कौन भारतीय है? कुल मिलाकर दोस्तों अमित शाह और बीजेपी के लोगों का केवल एक ही काम होता है, दूसरे पर ब्लेम डालो, और जब इनसे सीधा सवाल पूछा जाएगा तो एक जवाब इनके पास नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि ये असम की आम जनता को घुसपैठ के मुद्दे पर डराने के लिए, उनके दिमाग में डर पैदा करने के लिए जानबूझकर इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर चरखारी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने योगी आदित्यनाथ के मंत्री स्वतंत्र देव को बीते दिन सड़क पर रोक लिया दोस्तों, और अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत करीब 100 गांव वालों को लेकर अपने समर्थकों के साथ मंत्री से मिलने के लिए पहुंच गए, और जल जीवन मिशन की खामियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके गाँव के अंदर सारे सड़कों को खोद कर रख दिया गया है, सड़कें तोड़ दी गई है पाइपलाइन बिछाने के नाम पर, और कहीं भी किसी भी तरीके से पाइपलाइन से कहीं कोई पानी नहीं पहुंच रहा है। लोग बुरी तरीके से परेशान चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे वीडियो को पोस्ट करते हुए निशाना साधते हुए कहा कि जल जीवन मिशन की असली हकीकत तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने मंत्री को बता रहे हैं। यानी जिस मिशन को लेकर बीजेपी वाले ताल ठोक रहे थे कि उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, उनको अब अपने ही नेताओं ने आईना दिखाना शुरू कर दिया दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक अपने ही मंत्री को घेर कर और आम जनता के बीच में फंसाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार को लेकर त्राहिमाम की स्थिति में है और भाजपा सरकार को देखना तक नहीं चाहती, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर शशि थरूर ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे लग रहा है कि राहुल गांधी को लेकर अब उनका सारा डाउट क्लियर हो गया है दोस्तों। राहुल गांधी को लेकर शशि थरूर कहते हैं कि राहुल गांधी एक स्पष्ट राजनीतिक रुख रखने वाले व्यक्ति है जो सांप्रदायिकता का जोरदार तरीके से विरोध करते हैं। यानी कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ राहुल गांधी डंके की चोट पर बोलते हैं और एकदम क्लियर स्टैंड लेते हैं, कोई इफ और बट वाली बात नहीं होती। और राहुल गांधी की तारीफ अचानक से अब ये जो शशि थरूर करने लगे हैं दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि संसद भवन के रूम के अंदर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में तकरीबन 2 घंटे चर्चा हुई। खासकर केरल के चुनाव को लेकर ये मुख्यतः चर्चा की गई है। अगर आप भी मानते हैं कि अच्छी बात है कि शशि थरूर केरल के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के खेमे में अपनी वापसी कर रहे हैं, तो लिखिएगा जरूर दोस्तों। लेकिन कब तक कांग्रेस पार्टी में तारीफ करेंगे, हो सकता है फिर पलट ना जाए। हालांकि राहुल गांधी से तो इनकी बातचीत हो गई है, तब से ये खुश भी है। इनकी कुछ अपनी पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर डिमांड भी थी। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता के बाहरी इलाके आनंदपुर के अंदर आगजनी की घटना को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई है। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने प्रदर्शन किया है और गवर्नर सीवी बोस ने बयान जारी किया है। बता दें कि पुलिस ने शुक्रवार को मोमो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 2 गोदामों में लगी आग के मामले में 2 और लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें कंपनी के प्रबंधक मनोरंजन शीट और उप प्रबंधक राजा चक्रवर्ती का नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आनंदपुर में शुक्रवार को विरोध
प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज उठा रही है। अभी तक इस मामले में मरने वाले या लापता लोग केवल हिंदू हैं, इसीलिए ममता बनर्जी इस पर कोई बयान नहीं दे रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि हिंदू ममता बनर्जी का वोटर नहीं है। यानी यहाँ पर भी खुलकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी के बारे में दोस्तों, जो तृणमूल कांग्रेस में अपनी पूरी राजनीति करते हैं, लेकिन जब इन पर शारदा चीट फंड से जुड़े और अलग अलग मामले पर एफआईआर दर्ज किए गए, जांच पड़ताल की गई, तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बन चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष भी इनको बनाया जा चुका है। जब देखो बीजेपी की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन इन्हें जब भी देखते हैं दोस्तों तो चीट फंड घोटाले की याद आ जाती है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थालापति विजय की फिल्म जन नायकन की रिलीज से पहले कानूनी पेचीदगियां और ज्यादा बढ़ गई है, विवाद और ज्यादा बढ़ चुका है, जाल फैल चुका है विवाद का। फिल्म के सर्टिफिकेशन से जुड़े हुए बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड ने CBFC सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन और निर्माताओं के बीच में चल रहा खींचतान अब देश के शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सेंसर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर किया है। इस कानूनी कदम का मकसद ये पक्का करना है कि अगर फिल्म निर्माता अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो बोर्ड का पक्ष सुने बिना कोई भी एक तरफा या प्रतिकूल आदेश पारित न कर पाए। यह कदम मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उस हालिया फैसले के बाद उठाया है जिसमें सिंगल जज के उस आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसमें बोर्ड को फिल्म के लिए अंडर एज 16+ सर्टिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया गया था। यूए सर्टिफिकेट जारी करने की बात कही गई थी। जन नायकन के मूल रूप से 9 जनवरी को पोंगल के शुभ मौके पर रिलीज करने को लेकर तैयारी चल रही थी, लेकिन मामला इस तरीके से कोर्ट में जाकर फंस गया है कि अब ये रिलीज इतनी जल्दी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि थालापति विजय अब एक नेता बन चुके हैं और तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भी स्टेक है, तो कहीं ना कहीं इसी बहाने उन पर दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है दोस्तों। इसमें नकली नोटों के सौदे को लेकर दावे चल रहे हैं और बाकायदा मोबाइल नंबर भी दिखाया जा रहा है और नकली नोट छापकर बंडल में भरकर दिखाया जा रहा है कि नकली नोट जमकर मिल रहे हैं। जिसको खरीदना है वो नकली नोट खरीद सकता है। नंबर दिया जा रहा है कि नकली नोट खरीदने के लिए संपर्क भी करें। क्या सीबीआई ईडी को सिर्फ विपक्ष के नेताओं को फर्जी केस में फंसाना ही दिखता है? क्या इस तरीके के मामले पर सीबीआई और ईडी वाले संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं कर सकते? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आखिर मोदी सरकार किस गहरी नींद में सो रही है जो देश में फर्जी नोटों का एक रैकेट फल फूल रहा है, उस पर कोई एक्शन लेने से क्यों ये लोग कतरा रहे हैं? नोटबंदी के वक्त दावा किया गया था कि नकली नोटों का कारोबार खत्म हो जाएगा, जबकि मामला एकदम उल्टा हुआ है। नकली नोट बंद होना तो दूर की बात, पूरे देश भर के अंदर नकली नोट जमकर लोगों के बीच में शेयर किया जा रहा है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंदर भगवंत नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशुतोष शुक्ला ने अपने बयान को लेकर चर्चा हासिल कर ली है दोस्तों। एक बार फिर उन्होंने अपने क्षेत्र में काम ना होने पर अफसरों को फटकार लगाई है। आशुतोष शुक्ला की ओर से अधिकारी को डांटते हुए कहा गया कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। उन्होंने अधिकारी और ठेकेदारों को काम में लापरवाही बरतने पर जमकर खड़ी खोटी सुनाई है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर भगवंत नगर के विधायक आशुतोष शुक्ला के कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। विधायक का आरोप है कि उनके क्षेत्र में काफी धीमा काम चल रहा है। विधायक शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में विकास कार्य का मुआयना करने के लिए गए थे। इस बीच इंटरलॉकिंग सड़क के निरीक्षण के दौरान जगह जगह टूटी हुई ईंटें और मानकों में कम सामग्री और अधूरा काम देखकर विधायक भड़क गए और ठेकेदारों और अधिकारियों को तलब करने की बात कही गई। सवाल घूम फिर कर यही है दोस्तों कि वही अधिकारी है जो एक रोड कई बार बनाते रहते हैं और नेता मीडिया के सामने आकर खासकर जनता के बीच जाकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनको जनता की बहुत परवाह है। लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जब ठेकेदार किसी सड़क को बनाने में पैसा बचाते हैं तो वो पैसा कहां कहां जाता है और जो करप्शन होता है तो किस किस के जेब में नोट पहुंचता है। क्योंकि एक साल बचे हुए हैं चुनाव के लिए, तो बीजेपी के विधायक और नेता घर से बाहर निकलकर रोड और नालियों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इससे कितना भला जनता का कर पाएंगे ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अब लोग जानते हैं कि ये जो वीडियो बन रहे हैं ये बने नहीं बल्कि बनवाए जा रहे हैं, अपने आप नहीं बल्कि बनवाए जा रहे हैं। तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें टीएमसी से निकाले गए विधायक ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल खबर यह है कि टीएमसी के वरिष्ठ मुस्लिम नेता हुमायूं कबीर ने बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ में हाथ मिलाने का फैसला लिया। बहरामपुर के अंदर एआईएमआईएम के साथ में गठबंधन करेंगे। हालांकि इस मौके पर ओवैसी नहीं मौजूद रहेंगे, फिर भी अल्पसंख्यक वोटों के लिहाज से गठबंधन काफी अहम माना जा रहा है। एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच में गठबंधन से कई सीटों पर स्थिति बदल सकती है दोस्तों। खासकर जो मुर्शिदाबाद मालदा वाला क्षेत्र है जो ज्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस को
एक तरफा समर्थन मिलता था वहां पर वोट डिवाइड हो सकते हैं और असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर अगर वोट AIMIM के समर्थन में वोट पड़े और हुमायूं कबीर क्योंकि लोकल लीडर हैं तो उनके समर्थन में भी वोट पड़ सकते हैं, तो पूरी तरीके से स्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर पलट सकती है। और आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा अगर MIM पार्टी को यहां पर वोट मिलता है। तो साथ साथ दोस्तों फोन टैपिंग के मामले को लेकर SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री KCR को लीगल नोटिस भेजा है और SIT ने KCR से फोन टेपिंग के मामले में रविवार 1 फरवरी दोपहर 3 बजे हैदराबाद में अपने घर पर पूछताछ के लिए मौजूद रहने के लिए कहा गया है। अब देखते हैं दोस्तों क्या KCR से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी या फिर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें आज महाराष्ट्र की राजनीति में पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है। दोस्तों अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के डिप्टी CM के पोस्ट पर आज शपथ लेंगी। हालांकि कई लोगों ने कहा कि 13 दिनों तक तो कोई भी ऐसा काम नहीं होता और लोग परिवार खासकर जो होता है वो दुख में होता है। इसके बावजूद सुनेत्रा पवार से उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ लेने के लिए जो बोला जा रहा है, दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। क्या एनसीपी वालों को लग रहा है कि उनकी पार्टी टूट जाएगी इसीलिए जल्दी जल्दी में सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। एनसीपी कहां जाती हुई आपको दिखाई दे रही है ये भी जरा लिखकर जरूर बताएगा। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद।